Oops. Okay. So connected पार्टिकल्स, ओके। या तुम कह सकते हो टेंशन या पुली वाला कॉन्सेप्ट भी तुम लगा सकते हो, ओके। सही है। सो हम पार्टिकल को जो है ना दो तरीके से कनेक्ट करेंगे। मैं दो केसेस सिर्फ करवाऊंगा, फिर मैं आगे चले जाऊंगा। तुम कोशिश करना कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ओके। पहला केस मेरे पास ये है कि मेरे पास जो है ना एक पुली है। राइट, तुम्हें पता होगा पुली किसको कहते हैं? चरखे को कहते हैं, चरखा। सही है। एक पुली है, उस पे जो है ना दो पार्टिकल है हैंगिंग। सही है। सही है, एक यहाँ पे आ गया। सही है, और एक पार्टिकल इधर आ गया। सही। अभी दो पार्टिकल ही ये पुली के ऊपर लटके हुए हैं, राइट, एंड दे आर बेसिकली पासिंग ओवर द पुली। राइट, अब तुम्हें पता है कि तुम अब एक का मास ले लेते हैं M1, एक का मास ले लेते हैं M2, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसका मास बड़ा होगा सिस्टम वहां पे मूव करने वाला है, राइट। सही, ये मेरे पास आ गया ग्राउंड लेवल। सही, जिसका मास बड़ा होगा सिस्टम उधर मूव करेगा, जिसका मास छोटा होगा सिस्टम उसके अगेंस्ट जाएगा, राइट। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था। अब अगर तुम पहले इसमें फोर्सेस आइडेंटिफाई करो, सही है। सो इसके अंदर जो फोर्सेस होंगी ना वो तुम्हारे पास होंगी टेंशन, वो यहाँ पे लग रही होगी। टेंशन यहाँ से भी यहाँ पे लग रही होगी, राइट। पुली के अंदर जो टेंशन होती है वो टुवर्ड द पुली या टुवर्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लग रही होती है, राइट। सही हो गया। सो टुवर्ड द पुली टेंशन आ गई, सही है। वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। सही है, दोनों का। तुम्हें पता होगा पहले वाले का वेट जो होगा वो M1G होगा। सही, दूसरे वाले का जो वेट होगा वो M2G होगा, राइट। M2G, राइट, G इज 9.81, राइट। अब देखो पुली वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, कनेक्टिंग पार्टिकल वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे, याद रखना प्लीज। मैं बल्कि यहाँ पे ट्रिक लिखवा देता हूँ। सही है। ट्रिक ये है, सही है कि ऑलवेज ब्रेक द कनेक्टिंग particles into separate particle, ओके। सही हो गया। देन सॉल्व फॉर सिंगल पार्टिकल, ओके। पार्टिकल, ओके। सही हो गया। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? कैसे आएगी भाई, मैंने समझा ही नहीं। ओके। ओके, अच्छा जी। देन अच्छा, अब समझो भाई, मतलब समझो इसका। मतलब समझ रहे हो? देखो मान लो कि मेरे पास जो है ना ये पार्टिकल है, मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, सही है। एंड अगर जो है पहले वाले पार्टिकल के लिए ले लें, लेट्स से दिस साइड इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज बी, राइट। सो अब जो मेरे पास ए है, अब मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि हम जो है ना M1, M1 इज ग्रेटर देन M2। मुझे बता सकते हो सिस्टम किधर को मूव होगा? M1 इज ग्रेटर देन M2, सिस्टम यहाँ पे जाएगा। ऐसे ही होगा। सिंस द पार्टिकल्स आर कनेक्टिंग, सही है। तो तुम्हारे पास जो एक्सेलरेशन होगी, जो टेंशन होगी, जो फोर्स होगी, जो वेलोसिटी होगी, सबकी एक ही जैसी होगी, राइट। सही हो गया। सो हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट will be the same for both the particle.
सही हो गया। ये तुम्हारे पास सेंस सेंस क्योंकि दोनों करेक्टिंग है ना, तो एक जितना आगे जाएगा दूसरा उतने पीछे जाएगा, एक जितना पीछे जाएगा दूसरा उतने ही आगे जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा। ओके। सो ये बात हो गई। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है अब अगर मान लो कि भाई हमने जो है ना वो कर दिया, ए के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, सो ए के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी भाई? ए के लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एम वन जी की डायरेक्शन में हो रहा है, एम वन जी, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है जी, सही, इक्वल्स टू एम ए, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, राइट। सो एम वन ए, राइट। एंड जो बी है उसमें क्या हो रहा है? अब टेंशन जो है यहाँ से ऊपर जा रहा होगा, सो टेंशन सपोर्ट्स द मोशन, ओके। सही हो गया। सो टेंशन माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम ए, एम टू ए, राइट। बच्चों क्या ये इक्वेशन समझ में आई तुम लोगों को? दिस इज फॉर ए साइड, दिस इज फॉर बी साइड, ओके। सो अगर तुम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, इफ यू वांट टू मेक टी द सब्जेक्ट फ्रॉम बोथ द इक्वेशन एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड यू वांट टू सब्स्टिट्यूट, सो आपके पास जो चीज बच रही होगी वो आपके पास बच रही होगी m1g1, m1g, सही, माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, राइट। ऑल मैंने एलिमिनेशन से किया है, तुम्हें पता है कि भाई अगर तुम्हारे पास ऑपोजिट साइन वाले एक सेम चीज है दो इक्वेशन के अंदर, यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन कैंसिल देम आउट क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट होकर खत्म हो रहा होता है, ओके। एंड देन ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव साइन बीच में आ जाएगा, एंड देन ये चीज ऐसे ही आ जाएगी, राइट। बच्चों इक्वेशन बनाना समझ में आया तुम लोगों को? बच्चों इक्वेशन बनाना समझ में आया? भाई कौन सा लेफ्ट पे एरो है? हाशिर बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या वजह है? खाना वाना खा रहे हो? जी, समझ आ गया। अगर तो इसमें मसला है, अगर तो इसमें मसला है कि तो जो है ना ये वाला जो एरो है, सही, ये बेसिकली मोशन की डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ से नीचे जा रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है, राइट। बस ये मोशन की डायरेक्शन, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो, तुम लोग कह रहे हो समझ जी में आ सर। गया, मैं तुम लोग की बात मान के आगे चल लेता हूँ, सही है। बस मुझे तुम्हें जो है ना बस ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, इस इक्वेशन क्या है कि वो तुमसे कुछ कुछ भी काम करवा सकते हैं, राइट। एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा एक और सिस्टम देखते हैं, फिर उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ चलेंगे और फिर उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा, सही है। सो हमारे पास जो है ना जो दूसरा सिस्टम है, लेट्स से, सही, एक पार्टिकल है और वो कनेक्टेड है दूसरे पार्टिकल से, सही है। ये दूसरा पार्टिकल है, राइट। एंड लेट्स से दिस इज अ कार, ओके, moving in this direction, and the engine provides the force F right here, okay। and this is a कोई कोई broken car है, सही है, broken कार है, राइट, जिसको आप टो करके ले जा रहे हो, राइट। आपके पास कोई रिजिड रॉड है या कोई आप चेन वगैरह कह रहे हो, सही है। सो इसकी कोई अपनी इंजन कोई कोई फोर्स नहीं है, राइट। एंड कार द कार इज ओनली अप्लाइंग द फोर्स ऑन यूजिंग इट्स इंजन ऑन ऑन द कार, राइट। और उसकी वजह से जो है ना ये रिजिड रॉड की वजह से जो है ये फोर्स आगे जा पा रही है, ओके। दिस इज द रॉड, ओके। ये तुम्हारे पास रॉड हो गई। अच्छा जनाब, अब तुम्हारे पास क्या सीन है? अब इसके अंदर अगर तुम फोर्सेस देखो, लेट्स से रेजिस्टेंस भी ऐड कर लेते हैं, सही है। कार्स आर मूविंग ऑन द रफ सरफेस, ओके। पहली बात तो ये हो गई, सही हो गया। तो रफ सरफेस का मतलब ये है कि भाई फ्रिक्शन आ जाएगी आपके पास, सही है। एंड यू नो दैट अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, सही है, सो फ्रिक्शन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इधर को होगी, सही। फ्रिक्शन यहाँ पे आ गई, सही है। एंड लेट से पहले वाली कार पे जो फ्रिक्शन है उसकी अमाउंट है F1, एंड दूसरी वाली कार पे जो फ्रिक्शन है F2 है, राइट। अब देखो जो बीच में रिजिड रॉड है इसके अंदर कोई ना कोई टेंशन होगी, राइट। और उस टेंशन की वजह से जो है ना ये गाड़ी मूव कर रही होगी, सही हो गया। सो बेसिकली अब टेंशन का रूल ये होता है कि टेंशन जो है ना वो हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अवे लग रही होती है, राइट।
लाइक इफ यू कंसिडर दिस कार, सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टेंशन कहाँ पे लग रही होगी, इस डायरेक्शन में, ओके। एंड इफ यू कंसिडर दिस कार ब्रोकन कार, सही है, सो दिस विल बी योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेंशन इससे अवे लग रही होगी, ओके। सो डायरेक्शन ऑफ टेंशन के लिए आप कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज such that such that it will, or it always act opposite to the direction of, sorry, opposite to the, opposite कह लो या वे कह लो, to the point of observation, ओके। सही हो गया। ये तुम्हारे पास जो है ना रूल है टेंशन का डायरेक्शन, ओके। सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो ये मैंने बात बता दी, अब क्या करोगे भाई। अच्छा, कनेक्टिंग, अगर कोई भी कनेक्टेड पार्टिकल है वो एक ही चीज से कनेक्टेड है, तो वो जो है ना आपके पास सेम वो लग रही होगी उस पे, यानी जो है ना उस पे आप कह लो कि टेंशन या वैल्यू ऑफ फोर्स वो सेम हो गया आपके पास, ओके। सही हो गया। सो यहाँ पे जो टेंशन लग रही होगी, लेट्स टेक दिस एज टी, ओके। यहाँ पे भी जो टेंशन लग रही होगी वो भी टी लग रही होगी, राइट। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो काम कर जाएगा, राइट। अब अगर कार के लिए तुम इक्वेशन लिखो, सही है, और अगर तुम उसके लिए इक्वेशन लिखो तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी, राइट। सो अगर मैं कार के लिए इक्वेशन लिखूं, कार के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो बच्चों क्या लिखूंगा इक्वेशन, फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन माइनस टेंशन इक्वल्स टू एम ए, राइट। क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम ए का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इसमें जो है ना ये वाली फोर्स आएगी या सिर्फ ये वाली फोर्स आएगी, राइट। दिस एफ इज बेसिकली द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ द सिस्टम दैट यू हैव, ओके। सही हो गया। सो ये कार्बन हो गई, सही है। और तुम्हारे पास जो होगी उसके बाद कार टू के लिए तुम लिखो, जो ब्रोकन कार है उसमें सिर्फ तुम्हारे पास टेंशन है, सही है, माइनस अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए, सही है। पहला मैं ले लेता हूँ M1, सही है, और दूसरा मैं ले लेता हूँ M2, राइट। M1A और M2A, राइट बच्चों, इज दैट क्लियर गाइस, दैट क्लियर, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे तुमसे इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व तुम्हें खुद ही करना आना चाहिए, राइट। टेंशन से तुम टेंशन को कैंसिल कर सकते हो इफ यू वांट टू सॉल्व इट यूजिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो F इज इक्वल्स टू, सॉरी, F माइनस F1 minus F2, okay, equals to M1A plus M2A, M2A, okay, is that clear भाई। सर आप जी सब क्लियर है। टेंशन की डायरेक्शन समझा सकते हैं? देखो टेंशन जो है ना वो हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अवे लगती है। मान लो कि तुम्हारे पास जो है ना एक रबर बैंड है, सही है, एक रबर बैंड है, सही है। तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें चुन्नट हुई, तुमने रबर बैंड खींच दिया, सही, इधर खींच दिया रबर बैंड, सही है। अब देखो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, ऑब्जर्वर ये है, सही है। सो टेंशन कहाँ लगेगी, टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अवे लग रही होगी, समझ रहा है भाई। नहीं समझा, फिर से समझाएं। नहीं समझा, वेरी गुड। एक और एग्जांपल से समझ लो। देखो तुम्हारे पास एक बॉल है, तुम पानी के अंदर अगर उस बॉल को पानी के अंदर अगर कोई भी चीज को तुम डालते हो तो क्या कहाँ पे जाती है वो बॉल, यस, ऊपर जाती है या नीचे जाती है, हाँ जी, ऊपर जा रही हूँ ऊपर। ऊपर जाती है। लेट से मैं इसको जो है ना वो कर दूं, टाइट वो कर दूं, मैं इस बॉल को जो है ना, ये बॉल यहाँ पे पहुंची तो मैंने इसको नीचे से बांध दिया, सही है, ये बांध दी नीचे से, सही है। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा ये है, सही, यहाँ पे मैं यहाँ इस बॉल पे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की तरफ से तुम देखो, वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जेक्ट की तरफ से अगर मैं देखूं, सही है, तो टेंशन कहाँ कहाँ लगती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है, बॉल है, सही है, तो टेंशन कहाँ पे लग रही होगी, नीचे को लग रही होगी, राइट। जी सर। इज दैट क्लियर, यस। परफेक्ट। अच्छा जी, चलो ये बात भी समझ में आ गई, ओके। अब यहाँ से टेंशन की तो कहानी यहाँ तक हो गई है, ओके। अच्छा जी, आगे आ जाओ भाई। यहाँ तक हमने कहानी देख ली है, आगे हम अगर ये चलते हैं तो हमारे पास जो है
न्यूटन सेकंड लॉ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ देखते हैं, फिर उसके बाद जो है क्लास एंड करेंगे, कुछ और बहुत क्वेश्चन करेंगे, सही। अच्छा मुझे बाय द वे एक बात बताओ कि तुम लोग जो हो वो इस टाइम पे अवेलेबल हो क्या, या 3:30 से 4:30 अगर हम क्लास कर लें? यस, या 4 to 5 अगर क्लास कर लें। इस अभी वक्त में। आज का कह रहे हैं या रोज का? यार बेसिकली इस वीक क्लास होगी, नेक्स्ट वीक क्लास होगी, फिर मंडे वाली ये खत्म कर लेंगे, प्रैक्टिकल इसकी जगह आ जाएगा अगर तुम लोग करना चाहो। नहीं करना चाहो तो फिर ये ऑफ कर लेंगे फिर। फिर 4:30 वाली बेहतर है, लेकिन 3:30 भी सही है, मसला नहीं। है, क्योंकि यार असल में जो है ना कुछ आगे पीछे के क्लैशेस आने शुरू हो गए, सही है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे अगर तुम लोगों को मैसेज करूँ, ऐसे मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मतलब मैं अगर जो है ना वो शायद करना पड़े मुझे। लेकिन चलो देखते हैं, देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट वीक तक देखते हैं। सही है, चलो खैर। आज न्यूटन थर्ड लॉ देखते हैं भाई। न्यूटन थर्ड लॉ बाय द वे किसी को याद है तो बताना प्लीज। किसी को याद है न्यूटन थर्ड लॉ? सर एवरी रिएक्शन एज एन इक्वल रिएक्शन। ओके, ऐसा कह रहे हो, ओके। बस, अच्छा जी चलो। अबे यार ये तो एक मुझे जो है ना इन लोगों से थोड़े मसाइल हुए हुए हैं। मुझे एक सेकंड देना जरा, सही है, सही कह रहे हो। अच्छा जी देखो, तुमने कह तो दिया एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको लेकिन इसको लिख मत देना, ओके। इसलिए कि जो है ना तुम्हारे पास वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, सही है। क्योंकि जो है ना एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थोड़ा सा सही बात नहीं है। ये इनकम्प्लीट बात है अगर तुम इसको समझो तो। सही है, तो इसके अंदर सीन ही है भाई कि देखो, तुम क्या कहते हो तुम ये कहते हो न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर, देखो याद कर लो, ये न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर हमेशा ये लिखना है, ओके। न्यूटन थर्ड लॉ, व्हेन वी डू वेक्टर क्वेश्चन, ये वेक्टर क्वेश्चन हमने, अरे यार वेक्टर क्वेश्चन भी तो नहीं किए। वेक्टर क्वेश्चन ऑल्दो मैंने भेजे भी नहीं किया तुम लोगों को, 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, सही है। लेकिन जो है ना, एक सेकेंड, मैं वेक्टर की भेज देता हूँ ना। वेक्टर के थ्योरी में आपको अजीब अजीब से मिलेंगे यार, असल में ना मसला है कि वेक्टर के क्वेश्चन, चलो मैं बता शेयरिंग करता हूँ कुछ। सो न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर हम ये कहते हैं कि व्हेन बॉडी ए applies the force on body B, the body B will apply same type of force equal in magnitude, equal in magnitude, but opposite in direction for the same time. Okay. Okay. So this is the definition. Okay. Be careful, ये definition तुमने लिखनी है, इसके अलावा कुछ और होशियारी करोगे, और इसके अलावा कोई और होशियारी करोगे तो मैं बता दूं नंबर नहीं मिलने वाले, सही है। एंड अब देखो सीन ये है कि हमारे पास जो है थर्ड लॉ हमने देख लिया। अब देखो सीन ये है, न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर देखो 5 कंडीशन आई है, सही। पहली कंडीशन कि बॉडी, आपके पास दो बॉडीज होनी चाहिए, सही है। बॉडी ए आ गई, बॉडी बी आ गई, सही है। दो बॉडीज होने चाहिए तब जाके काम चलेगा, एक बॉडी से काम नहीं चलेगा, सही है।
सही है पहली चीज। सही, दूसरी चीज ये है। सही है, ये आपके पास आ गई दो बॉडीज, ओके। दूसरी चीज ये है कि सेम टाइप ऑफ फोर्स होनी चाहिए, सही है, ओके। सेम टाइप ऑफ फोर्स, सही हो गया। दूसरी चीज ये आपके पास है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आप ये कहोगे कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जब ये सारी कंडीशन वेरीफाई होंगी तो फिर तुम ये कहोगे कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। ये आपने कहना है, सही हो गया। जैसे कि अभी ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब मेरे पास जो है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, सही है। आप इसको रिएक्शन फोर्स कहते हो। ये जो है ना फोर्स लग रही है इसका वेट, सही है, ये इसका वेट लग रहा है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर है या नहीं है? जी सर, है ना। हम्म। और न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर क्यों है भाई? फिर मुझे ये भी बता सर सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर कैसे आ रहा है भाई? सर क्योंकि बॉडी ए वेट इज, और फिर बॉडी वी जो है वो बस रिएक्शन बॉडी बी वी कौन सी ले रहे हो इसमें? बॉडी बी कौन सी ले रहे हो? जमीन। जमीन ले रहे हो, चलो फाइन, ले लो जमीन। ले लिया तुमने, दो बॉडीज हो गई, सही है। अच्छा जी, और क्या बता दो? क्या दोनों की फोर्स सेम टाइप की है? सेम टाइप की फोर्स का मतलब है दोनों के नाम सेम होने चाहिए। यस। और सर सेम टाइप की नहीं है तो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो भाई? जी सर। अच्छा जी, चलो। योर अच्छा, मुझे एक और बात बताओ। अगर मैं इसको जो है ना, इस रिएक्शन फोर्स को मैं इस तरह से कर दूं, सही, वेट को हटा के मैं अब ये कर दूं कि भाई रिएक्शन फोर्स बॉक्स लगा रहा है वो ग्राउंड पे लगा रहा है, एंड ग्राउंड जो है वो बॉक्स पे लगा रहा है, अब क्या हो जाएगा? यूनिट थर्ड लॉ। यस। तो इट विल फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ नाउ, ओके। क्लियर? सही हो गया भाई? एनी प्रॉब्लम? न्यूटन सर थर्ड फिर लॉ से समझाएंगे। देखो, न्यूटन थर्ड लॉ के लिए दो फोर्सेस की टाइप सेम होनी चाहिए। पहले तो ये देख लो कि टाइप क्या है, सही, टाइप ऑफ फोर्सेस मैं बता देता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ, सही है। देखो, फोर्सेस हमारे पास जो है ना, मैं फोर्सेस की टाइप में मैं बहुत ज़्यादा लंबी करता हूँ, सही है। बट यहाँ पे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला हूँ। मैं जो हूँ ना, सिर्फ जो है ना तुम्हें नाम बता रहा हूँ बस, सही, और डायरेक्शन बता रहा हूँ, ओके। ओके। अब तुम्हारे पास जो है, लेट्स से एक फोर्स हमारे पास आती है ग्रेविटी, सही है। किस वजह से होती है भाई? ड्यू टू द मास, सही हो गया। अच्छा जी, डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, सेंटर ऑफ द प्लेनेट, ओके। ऑल्दो ये पूरी कंप्लीट बात नहीं है, बट मैं भी सिर्फ रट्टा लगाने के लिए बोल रहा हूँ, सही है। सही है, ड्यू टू द मास ये फोर्स एग्जिस्ट होती है, और डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड द सेंटर, सही हो गया, पहली फोर्स हो गई। दूसरी फोर्स, अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप ऑफ द फोर्सेस, टाइप ऑफ द फोर्स, सही हो गया। सेकंड फोर्स हमारे पास है टेंशन, सही है। सही, नाम बता दिया आपको, क्यों होती है? ड्यू टू द चेंज इन शेप, इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तुम अगर ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहे हो, खींच रहे हो बाहर, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? टेंसाइल फोर्स लगेगी, राइट। जो कि ऑब्जेक्ट को जो है ना कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, राइट। और अगर जो है वो तुम, अगर जो है वो तुम वो करोगे,
कंप्रेस करोगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना वो कंप्रेसिव फोर्स लगेगी, जो कि ऑब्जेक्ट को, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट को आप एक्सटेंड करोगे तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगी, या रीस्टोरिंग फोर्स हम इसको कहते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है ना, यानी वो फोर्स जो बेसिकली ऑब्जेक्ट का शेप रीगेन करने के लिए होती है। सही हो गया। अच्छा जी, तो ये चीज अब आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जो टेंशन है, हमने कहा कि भाई ये जो है ना वो ऑब्जेक्ट के शेप के चेंज होने की वजह से लगेगी, राइट, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, राइट। और ये हमेशा कहाँ पे होगी? ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही हो गया। सो मैं क्या, सही है। तो ये हमने बात कर दी। यार ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं ये मुझसे। सही है, डन हो गया। टेंशन के बारे में बता दिया। सही है, कि शेप चेंज करोगे तो टेंशन आ जाएगी। सही है। एंड ये आपके पास जो इसकी डायरेक्शन है, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है। तीसरी चीज, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स भी कभी कभार हम कह रहे होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, राइट। ये कहाँ पे होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट, इसकी डायरेक्शन होगी। सही है। और ये होती क्यों है? ड्यू टू ड्यू टू द कॉन्टैक्ट। ओके, ये सी बनाना था, सी नहीं बन पाया। ओके। अच्छा जनाब, ये हो गया। और हमारे पास फ्रिक्शन होती है, ये आखिरी फोर्स है, फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन का क्या होता है कि फ्रिक्शन जो होगी क्यों होगी? ड्यू टू ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। सही हो गया। क्या मतलब हुआ भाई? आपको पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जूम इन करके देखो, तो वो जो है ना थोड़ा सा रफ होता है, राइट। और अगर आप उसको सरफेस पे रख रहे हो, तो सरफेस भी रफ होती है, राइट। सो इफ यू पुश इट आगे पीछे, सो क्या होगा, दे विल ओवरलैप, और ये जो है ना एक दूसरे से बिल्कुल लगड़ के एक दूसरे के दूर जा रहे होंगे। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा, राइट। सो इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, राइट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? चार फोर्सेस समझ में आ गई। अब थ्रस्ट है वो हम उसके अंदर समझ लेंगे, फोर्स प्रेशर के अंदर समझ लेंगे। सही है। ये चार फोर्सेस बच्चों समझ में आ गई है। अब कुछ एग्जांपल देख जी लो। सर। देखो, अगर मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, सही है, और ग्राउंड पे, सही है, तो इसका मतलब है, देखो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है। चूंकि ये कांटेक्ट बना रहे हैं, तो इसके अंदर कांटेक्ट फोर्स होगी, राइट। सो ब्लॉक जो है वो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा, ग्राउंड जो है वो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा ब्लॉक पे ऊपर को, सही है। और ब्लॉक जो है वो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा ग्राउंड पे नीचे को, राइट। ये हो गई कांटेक्ट फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स तुम कह लो, सही। मैंने नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स दोनों कैसे है, सो दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। ओके, एक तो पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास जो है वेट होगा, ब्लॉक जो है वो, अर्थ जो है वो ब्लॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद वेट डब्ल्यू, और इन रिटर्न ब्लॉक अर्थ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ विद वेट डब्ल्यू, राइट। इज दैट क्लियर बच्चों?
राइट, बट ऑब्वियसली बात है अर्थ अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी ब्लॉक की अट्रैक्शन बहुत कम है, लेकिन ब्लॉक अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि अर्थ की अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट। अब देखो ये दो पेयर न्यूटन थर्ड लॉ के बन रहे हैं, राइट। अगर तुम कॉन्टैक्ट फोर्स को वेट के साथ न्यूटन थर्ड लॉ बनाओगे तो वो भी नहीं बन सकता, या इसको ऑपोजिट बनाओगे तो वो भी नहीं बन सकता। इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही हो गया? अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे मैं दो फोर्सेस लगा दूं इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन में, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होता मेरे भाई, ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होता, ओके। क्योंकि अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन लगाऊंगा तो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट दैट डजंट रेफर द न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास जो है डिफरेंट बॉडीज होने चाहिए, राइट। अच्छा जनाब बच्चों ये बात हो गई। बच्चों इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आ गया यहाँ तक? न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आ गया? अगर तो आ गया देन आज भी इसके क्वेश्चन ट्राई कर। इफ आई हैव देन मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ओके भाई, कल इंशाल्लाह मोमेंट हमने कंप्लीट करना है पूरा। परसों इंशाल्लाह जो है वो वर्क एनर्जी पावर पूरा कंप्लीट करना है, ओके। एंड देन इनके क्वेश्चन मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ इस वीक तुम्हारा फिजिक्स के लिए होना चाहिए, मतलब समझ लो तुम जो है ना ये वीक पूरा डिवोट कर दो फिजिक्स को, ओके। इस वीक के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई और काम करना हराम है, मतलब ऐसा समझ लो, सही है। और थोड़ा सा लगा लो प्लीज, ताकि जो है ना ये तुम्हारा काम निकल जाए, सही है। तुम्हारे जो है ना फिर उसके बाद जो है ना ये अक्टूबर तक, हाँ हम, अरे यार एक ही महीना रह जाएगा फिर तो यार, शिट। मतलब सितंबर से लेकर मिड ऑफ सितंबर से अक्टूबर, तुम लोग का 15 अक्टूबर को पेपर है, सही है। तो मुझे जो है ना पागलों की तरह बीच में कुछ क्लासेस लेनी पड़ेंगी तुम लोग के पास पर जो है ना मुझे करवाने के लिए। तो चलो देखते हैं। छोड़ूंगा तो नहीं ऐसी की तैसी, तुम लोग को छोड़ना तो नहीं है। डायनेमिक्स 2 से 17, या 2 to 17, 18 to 22। यार इसके अंदर जो है ना ये मेरे पास ये तो है, लेकिन इसके अंदर इतनी ज़्यादा ना कोई चीज़ है नहीं। मोमेंटम आ गया, स्पीड काइनेटिक एनर्जी है। हमारे पे आ गए। कौन बोल रहा है भाई? ये ताने दे रहे हो यार तुम, ताने क्यों दे रहे हो भाई? वाह भैया वाह, सही जा रहे हो बेटा, सही है। मिलो कभी अकेले में मिलो तो मैं बताएंगे फिर। बड़े मसले हैं तुम्हें स्लो होने के यार। साला यहाँ समझ में नहीं आता, इससे ज्यादा तेज में जाऊं अगर तुम लोगों को ऊपर से जाएंगी चीजें, मैं क्या करूं भाई फिर। फोर्सेस का यार काइनेमैटिक्स सारे अजीब अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं फोर्सेस के। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। component of the weight, deceleration of the car, distance travel, kinetic energies, और अल्लाह अकबर, ये वर्क एनर्जी पावर के अंदर मिल जाएगा। 2 सेकंड दो। 1 सेकंड, इसमें नहीं आ रहा। यार इसके जो है ना पेपर 2 में तुम्हें शायद ना दूं, सही है, क्योंकि जो है ना इसके जो पेपर 2 होंगे वो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर मेनली जो क्वेश्चन होंगे वो दूसरे दूसरे चैप्टर के अंदर से आ रहे होंगे, सही है। अब ये पहला पार्ट आ रहा है, सही है। और उसके बाद जो है चेंज इन द मोमेंटम एंड देन वेट ऑफ द प्लैनेट, अब ये फोर्सेस आ गई हैं। और काइनेमैटिक्स आ गया, एवरेज फोर्स, वर्क डन, सारे वर्क डन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो आओ देखते हैं। अब देखो कुछ कुछ मुझे ना करवा के करना पड़ेगा। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन है, सही है। मैं चलो इसके अंदर जो है ना एक और चीज मुझे दिखी है। पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है हमारा। ये क्वेश्चन देखो जरा, सही है। अब इसके अंदर इसने कुछ चीजें अलग दी हुई होंगी। देखो एक यहाँ पे एक चीज यूज करेगा अपथ्रस्ट के नाम से, सही। अपथ्रस्ट को अगर तुम चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बस अपथ्रस्ट से कैसी फोर्स होगी जो कि अपवर्ड लग रही होगी, ओके। सही हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एल्सफेयर इज अटैच्ड बाय द मेटल वायर ऑफ एट द सरफेस ऑफ द रिवर, सही है। मैं इसको जरा बंद कर देता हूँ, यहाँ भी कर देते हैं, सही है। और आपके पास जो है एज शोन इन द फिगर,
सही है। अब देखो तुम बच्चों बता सकते हो, हारून बता सकते हो कि जो है ना ये जो वायर है, वायर के अंदर टेंशन होने वाली है, टेंशन किधर को होगी अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से देखूं? हाँ जी हारून, अगर मैं यहाँ से तो देख रहा हूँ तो वायर की टेंशन कहाँ पे होगी? नीचे की तरफ वेरी गुड एंगल। भाई, वेरी गुड, ऐसा हो जाएगा। परफेक्ट हो गया, टेंशन यहाँ पे आ गई। सही है, टेंशन के सबसे पहले दो कंपोनेंट बना लो, वो तुमसे करवाएगा पेपर के अंदर। एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। इस कंपोनेंट को चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, राइट? सो अच्छा जी, ये टेंशन है, जो भी इसकी वैल्यू होगी, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, क्या हो गया, ये वाला जो कंपोनेंट होने वाला है, ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। राइट, तुम्हें ये बात पता है। अब आ जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कहा कि द स्फीयर इज फुली सबमर्ज्ड एंड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, राइट? अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है एंगल उन्होंने बता दिया। सही, द वेट ऑफ द स्फीयर इज दिस मच। अच्छा, वेट तुम्हें पता चल गया, फॉरेन वेट की डायरेक्शन बना लो। सर बोलिए भाई। मैं कह रहा था ये कॉस चैप्टर तो थीटा साइन थीटा नहीं समझ। कॉस जीरो और साइन जीरो क्यों नहीं समझ में आया भाई? समझ में आना चाहिए। ये कॉस सीट है, वो साइन सीट है, इसमें क्या मसला है भाई? ये फोर्स है भाई, ये कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, एंगल है। एंगल के साथ वाला जो होता है वो कॉस होता है, और एंगल का ऑपोजिट जो होता है वो साइन होता है। समझा? याद आया? सही। सही है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, सो इन्होंने हमें कहा भाई कि इक्विलिब्रियम पे, राइट? और अच्छा जी, द वेट ऑफ द स्फीयर इज 32। वेट हमने लगा दिया 32। ओके, द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज 280 न्यूटन। देखो अपथ्रस्ट एक ऐसी फोर्स होती है जो कि हमेशा अपवर्ड लगती है, तो यहाँ से 280 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स आ गया, राइट? सही है। अब तुमसे क्या कह रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ द assume that the force sphere due to the water is horizontal direction by considering the component of the force in the vertical direction determine the tension in the wire। अब तुम्हें, अब देखो यहाँ पे component of the forces निकालना है। अब तुम्हें पता है कि upward force जो है वो 280, ये चलो मैं पहले लिख देता हूँ। हम हमें क्या होता है, हमें क्या पता होता है कि भाई हमारे पास जो है अपवर्ड फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, या अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू जीरो। चलो मैं वही ले लेता हूँ। सो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, राइट? अब मेरे पास जो अपवर्ड फोर्स आ रही है दैट इज 280, डाउनवर्ड मेरे पास दो आ रही है, राइट? 32 प्लस, मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूँ। सो इज इक्वल टू 32 प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे, राइट? अब इसको तुम सॉल्व कर लो, 280 माइनस 32 करोगे कितना बन जाएगा भाई? 248। सही है। एंड देन 248, सर 280 वोल्ट लिखा है। अरे यार माजरत, मैं एक चीज और भी सोच रहा हूँ कि उसमें मसला आ जाएगा। 248 ये हो गया, सही है। ठीक इधर ही है। यही तो मसला है। एक सेकंड, इसको सही से लिखने दो। अच्छा, 248 इज इक्वल टू टी हमें नहीं पता, सही है, टी और सर उस साइन तरह थीटा। निकाल, रिजल्टेंट निकाल के एफ नेट इक्वल। एफ नेट क्या निकलेगा? वही तो जीरो रखा है मैंने, वही तो किया मैंने। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो कर दोगे क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, सही है। सो 248 डिवाइडेड बाय साइन और थीटा की जो वैल्यू है वो 68 है। सही है, निकाल दो भाई कितना आता है। हाँ जी, बताओगे कितना आ रहा है भाई? हाँ जी, कुछ बना बच्चों?
अब यार कोई भी नहीं कर रहा यार, मेरे को ही करना पड़ेगा यार, ऐसे बैठे हो चिल कर रहे हो यार, ऐसा करोगे तो कौन आएगा। 267.47। 267 भाई बता रहे, 267 माइनस आर है। माइनस में आएगा ना। अरे कैसे माइनस में आएगा बे। सर -T60 नहीं है होगा जो उधर अबे ले गए इक्वल थे। टू के उधर ले जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा ना, नहीं समझा। प्लस भाई। सर 0.47, 267.47। 267.4 बस सही है, खैर 270 भी ले सकते हैं। सही है भाई, देखो ना हमने ये किया, 280, सही है, -32 और फिर समझ गया -T सर। साइन थीटा, बस फिर उसको आगे सॉल्व कर लो, सही है, खैर। तो अब देखो ये टेंशन का एक क्वेश्चन हो गया, सही है। अच्छा जी, एक सर और देख मेरा लेते हैं। आंसर -276 आ रहा है। 27, अबे एक सेकंड दो। 248 डिवाइडेड बाय साइन 68, सही है, सो आई एम गेटिंग 267.476, ऐसे ही आ रहा है भाई, जिसका ऐसे आ रहा है वो सही आ रहा है, सही है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ गया 267 आ गया, सही है। आ जाओ भाई आगे चलते हैं, टेंशन मेरे पास आ रही है 267, सही है। चले जी, अब देखो वॉल्यूम डेंसिटी नेक्स्ट वाले अब ये पार्ट तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, अगर आता है तो कर लेना, नहीं आता तो छोड़ देना फॉर नाउ, सही है। अब इसी तरह से जो है वो तुम्हारे पास एनर्जीज है, सही है। ये तुम्हारे पास काइनेमेटिक्स आ रही है, सही है। और तुम्हारे पास जो है पावर, पावर से फोर्स को रिलेट कर रहे हैं, अब ये इसलिए नहीं कराना मुझे, सही है। और नहीं भाई, अब जैसे ये क्वेश्चन है, सही है, अब थ्रस्ट तुम छोड़ दो फिलहाल, सही है। अब थ्रस्ट के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि टेंशन इन द 15 न्यूटन शो कर दो तुम। तुम्हें पता है कि अपवर्ड फोर्सेस में एक आ जाएगी अप थ्रस्ट, राइट। अपवर्ड फोर्सेस के अंदर एक फोर्स आ जाएगी अप थ्रस्ट, राइट। एक आ जाएगा टेंशन डाउनवर्ड, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से तुम देख रहे हो, सही, और यहाँ से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अवे है, सही, और यहाँ पे एक आ जाएगा वेट, ओके। तो ये तीन चीजें तुम क्या करोगे, अगर तो उसने कहा भाई कि भाई वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे या इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब है जैसे उसने कहा फ्लोटिंग, ओके। फ्लोटिंग का मतलब है इक्विलिब्रियम पे, राइट, ना तो ऊपर और फर्दर जा रहा है, ना नीचे, ना नीचे आ रहा है, सही है। सो तुम्हारे पास जो है टी, अब तुम इसी का इक्वेशन बनाओगे, अब थ्रस्ट इज अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू, राइट, एंड देन यू कैन सॉल्व, राइट। मैं सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ, ओके, मैं भी बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ अभी इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ, ओके। सो अब इसी जैसे ही तुमने टेंशन निकाल ली यहाँ से, बाकी भी स्ट्रेस वगैरह तुम आगे निकाल सकते हो, सही हो गया। सो चलो, अब ये देख लो, ये तो लो बस कर दें, सही है। अभी मैं इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा सकता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि जो है ना मुझे आधे आधे क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे इसमें, सही है। मैं भी फिलहाल के लिए क्लास एंड कर रहा हूँ, कल हमने मोमेंट मोमेंट करना है, सही, मोमेंट के क्वेश्चन सारे कर पाओगे तुम, उसमें फोर्स से और आगे पीछे से कोई चीज़ रिलेटेड नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैंने वो करना है, क्या बोलते हैं, हमने वर्क एनर्जी पावर करना है, एंड देन हम जो है ना फोर्सेज के या वर्क एनर्जी पावर के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें फोर्सेज भी बढ़ जाएगा, ओके। सो बस अभी आज की क्लास में फिलहाल यहीं तक रख रहा हूँ। अभी तुम्हारा कोई होमवर्क नहीं, बस सिर्फ वेक्टर के क्वेश्चन है जो मैं सेंड करने लगा हूँ, वेक्टर ट्राई करो बैठ के, सही। वेक्टर के चूंकि मैंने तीन चार क्वेश्चन मैंने करा दिए थे उसी से रिलेटेड, तो वेक्टर ट्राई करो बैठ के, मैं उसकी एक वीडियो भी तुम्हें सेंड करता हूँ, पिछले साल की वीडियो, सही है, उससे देख लो अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। और मुझे ये चीज़ चाहिए कल के कल, और वीडियो उसके बाद जो है ना वेक्टर के बाद फिर हम मैंने ये जो है ना फोर्सेस अब तक इंशाल्लाह, फोर्सेस नहीं मोमेंट जो है वो कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ओके। क्लियर हो गया। तो चलो बस अब आज की कहानी ये तक सर रखते वो कल हैं। की क्लास की टाइमिंग कंफर्म करता है फिर। वही 4:30, 4:30। अब तो ओके सर, साढ़े ओके। साढ़े पाँच नमाज हो गई है, तो 4:30 ही करनी पड़ेगी हमें, सही हो गया, ठीक है चलो। सर, अल्लाह हाफिज़। चलो ओके भाई, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ये मैं तुम लोग को भेजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई।